क्या कोई ये मान सकता है कि 40 की उम्र के बाद महज 8 साधारण आदतें अपनाने से किसी भी इंसान के जीवन में पूरे 22 स्वस्थ साल जुड़ सकते हैं? मतलब सुनने में तो ये किसी जादुई दावे जैसा लगता है ना? बिल्कुल, कोई महंगी एंटी एजिंग पिल नहीं, कोई जेनेटिक लॉटरी नहीं, बस ठोस बायोलॉजिकल विज्ञान। तो आज की इस गहराई से की गई चर्चा में हमारा मिशन यही है कि हम इस लॉन्जेविटी यानी लंबी उम्र के विज्ञान को डिकोड करें। हाँ, और हमारे पास जो आज स्रोत सामग्री है, जो रिसर्च है, उसमें एक 39 वर्षीय व्यक्ति का उदाहरण है। मान लेते हैं उसका नाम आशीष है। राइट, आशीष। हाँ, तो उसके लिए डिजाइन किया गया एक बहुत ही व्यवहारिक प्रोटोकॉल है। उसमें ये उन लोगों के लिए है जो 35 से 45 के ब्रैकेट में हैं और बिना किसी भारी खर्चे के अपने शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी को धीमा करना चाहते हैं। तो मतलब उम्र बढ़ने की इस पूरी प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो मैं इसे एक रिटायरमेंट फंड की तरह सोच रहा था। अच्छा, वो कैसे? जैसे अगर 40 की उम्र के आसपास हेल्थ के इस फंड में सही और छोटी बायोलॉजिकल आदतों का इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया जाए, हाँ, तो 80 या 100 की उम्र तक उसका रिटर्न एक्सपोनेंशियल होता है। हाँ। मतलब शुरुआत में वो निवेश इतना छोटा लगता है कि उस पर ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल, कंपाउंडिंग का असर दशकों बाद दिखता है। लेकिन देखें, इस पूरे डेटा में जो सबसे दिलचस्प बात उभर कर आती है वो ये है कि जब भी लंबी उम्र की बात होती है तो लोग अक्सर किसी जादुई शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। वही तो। कोई एक हफ्ते का डिटॉक्स प्लान ढूंढ रहा है या फिर विदेश से मंगाए गए महंगे सप्लीमेंट्स खा रहा है। लेकिन विज्ञान का नजरिया इससे एकदम अलग है। लंबी उम्र का रहस्य बहुत ही सरल और सच कहूं तो बोरिंग आदतों में छिपा है। बोरिंग आदतें, सही कहा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ। अक्सर जब भी 100 साल जीने की बात आती है तो सबसे पहला तर्क यही सुनने को मिलता है कि अरे उनके दादाजी तो 95 साल जिए थे, इसलिए वो भी लंबा जिएंगे। हाँ, जेनेटिक्स वाली बात। राइट। तो अगर किसी के परिवार में हार्ट डिजीज या कम उम्र की हिस्ट्री है तो क्या ये मान लेना चाहिए कि मतलब कोशिश करना ही बेकार है? क्या वाकई हमारे जीन्स में हमारी एक्सपायरी डेट लिखी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉडर्न साइंस इस जेनेटिक डिटर्मिनिज्म के भ्रम को पूरी तरह से तोड़ता है। लॉन्जेविटी रिसर्च का डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमारी उम्र का केवल 20 से 30% हिस्सा ही हमारे जीन्स पर निर्भर करता है। वेट, सिर्फ 20 से 30%? हाँ, बाकी 70 से 80% पूरी तरह से हमारी लाइफस्टाइल और पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसे विज्ञान की भाषा में एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपिजेनेटिक्स? हाँ, मतलब हमारी लाइफस्टाइल, हमारा तनाव, हमारा खाना, ये सब तय करते हैं कि हमारे कौन से जीन्स ऑन होंगे और कौन से ऑफ। जीन सिर्फ एक स्क्रिप्ट है, लेकिन उस स्क्रिप्ट को कैसे पढ़ा जाएगा ये हमारे रोजमर्रा के विकल्पों पर निर्भर है। वाह, तो अगर 70 से 80% कंट्रोल हमारे पास है तो ब्लू जोन्स इसका सबसे बड़ा सबूत होने चाहिए, है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत में दुनिया के उन हिस्सों का जिक्र है जहां लोग अक्सर 100 का आंकड़ा पार करते हैं, जैसे जापान का ओकिनावा हो गया, इटली का सार्डिनिया या फिर ग्रीस का इकारिया और कोस्टारिका का निकोया और यूएसए का लोमा लिंडा भी। हाँ, लोमा लिंडा। तो इन अलग अलग जगहों के लोगों में कोई एक जैसा जेनेटिक बैकग्राउंड तो है नहीं, फिर भी वो इतना लंबा जी रहे हैं। क्योंकि उनकी लंबी उम्र का राज उनके जीने के तरीके में छुपा है और वहीं से हमें बायोलॉजिकल एजिंग के उन 9 मुख्य कारणों का पता चलता है जिन्हें हॉलमार्क्स ऑफ एजिंग कहा जाता है। मतलब शरीर के अंदर उम्र बढ़ने के बायोलॉजिकल कारण। हाँ, जैसे डीएनए डैमेज हो गया या फिर सेलुलर सीनेसेंस। ब्लू जोन्स के लोग अपनी लाइफस्टाइल से अनजाने में ही इन कारणों को धीमा कर रहे होते हैं। ये सेलुलर सीनेसेंस क्या है? देखिए, जब हमारी कोशिकाएं बूढ़ी हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं तो उन्हें प्राकृतिक रूप से शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करना बंद कर दें। हाँ, लेकिन वो रिटायर होके घर जाने के बजाय वहीं मशीन के पास खड़े रहें। मतलब वो खुद तो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरे स्वस्थ वर्कर्स के रास्ते में भी रुकावट डाल रहे हैं। एकदम सटीक एनालॉजी है ये। विज्ञान की भाषा में इन्हें ज़ॉम्बी सेल्स कहा जाता है। ज़ॉम्बी सेल्स? नाम से ही खतरनाक लग रहा है। हैं भी। ये कोशिकाएं सिर्फ बेकार ही नहीं होती, बल्कि ये कुछ ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स छोड़ती हैं जो आसपास की स्वस्थ कोशिकाओं में
क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। यानी लगातार बनी रहने वाली धीमी सूजन। बिल्कुल। और ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा एक्सेलरेटर है। जब हम लाइफस्टाइल में सही बदलाव करते हैं तो शरीर का सिस्टम इन ज़ॉम्बी सेल्स को पहचान कर उन्हें उस फैक्ट्री से बाहर निकालना शुरू कर देता है। तो अगर इन्फ्लेमेशन उम्र बढ़ने की गति को तेज कर रहा है तो जाहिर है सबसे पहले उस चीज पर ध्यान देना होगा जो शरीर रूपी इस फैक्ट्री में ईंधन या कच्चे माल के तौर पर जा रही है। मतलब हमारा भोजन। हाँ, हमारी डाइट। अगर लाइफस्टाइल 80% जिम्मेदार है तो डाइट का रोल तो सबसे बड़ा होगा। बहुत बड़ा रोल है। अगर हम ब्लू जोन्स के डाइट पैटर्न का विश्लेषण करें तो उनका 95% आहार मुख्य रूप से प्लांट बेस्ड होता है। 95%? मतलब लगभग सब कुछ? हाँ, और भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका मतलब कोई बहुत महंगी चीजें नहीं है। उम्र स्रोत सामग्री एक बहुत ही सस्ते और व्यवहारिक लॉन्जेविटी डाइट प्लान का जिक्र करती है। इसके लिए आपको किसी एवोकाडो या कीनोआ की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या खाना है? साधारण चीजें, दालें, सब्जियां, अंकुरित अनाज या स्प्राउट्स, मूंगफली और ताजे फल। जब शरीर में इस तरह का खाना जाता है तो ये पाचन तंत्र में मेटाबॉलिक स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन डाइट में सिर्फ क्या खाना है, इससे ज्यादा दिलचस्प मुझे वो विज्ञान लगा जो ये बताता है कि कैसे खाना है। मैंने ओकिनावा के उस प्रसिद्ध नियम के बारे में पढ़ा, हाराचिबू। हारा हाचिबू, ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि जब पेट 80% भर जाए या 70 से 80% तो खाना रोक देना चाहिए। मैं इसे गाड़ी के इंजन से जोड़कर देख रहा था। कैसे? जैसे गाड़ी के इंजन में अगर आप जरूरत से ज्यादा तेल भर देंगे तो वो स्मूथ नहीं चलेगा, चोक हो जाएगा। 80% पर रुकने से इंजन को सांस लेने की जगह मिल जाती है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। बायोलॉजिकल लेवल पर इसके पीछे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन का विज्ञान काम करता है। ओके, वो कैसे काम करता है? देखिए, खाना पचाने की प्रक्रिया अपने आप में शरीर से बहुत ज्यादा ऊर्जा मांगती है। जब कोई हमेशा अपने पेट को 100% फुल कर लेता है तो वह अपने बायोलॉजिकल इंजन को ओवरड्राइव में डाल रहा होता है। इससे शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है। तो जब हम कम खाते हैं तब क्या होता है? तब एक बहुत ही जादुई बायोलॉजिकल प्रक्रिया ट्रिगर होती है जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी, राइट। हाँ, जब शरीर को पचाने के लिए थोड़ा कम खाना मिलता है तो वो ऊर्जा के लिए बाहर से आने वाले भोजन के बजाय शरीर के अंदर मौजूद कचरे को खोजना शुरू करता है। ओह, मतलब वो जो आपने ज़ॉम्बी सेल्स बताए थे। बिल्कुल। शरीर उन्हीं ज़ॉम्बी सेल्स और डैमेज्ड प्रोटीन्स को खाना और रिसाइकल करना शुरू कर देता है। हाराहाचिबू असल में शरीर का अपना इनबिल्ट रिसाइकलिंग सिस्टम ऑन करने का एक स्विच है। क्या बात है, मतलब कम खाओ और शरीर खुद अपनी सफाई कर लेगा। एकदम सही। चलिए, सही ईंधन तो डाल दिया शरीर में, अब इस शरीर रूपी मशीन को चालू रखने की बारी आती है, यानी मूवमेंट। हाँ, मूवमेंट बहुत जरूरी है। स्रोत से एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है कि 100 साल जीने वाले लोग भारी जिम नहीं जाते। अगर कोई सोच रहा है कि लंबी उम्र के लिए रोज मैराथन दौड़ना जरूरी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लॉन्जेविटी के लिए भारी वर्कआउट से ज्यादा दिन भर नेचुरली एक्टिव रहना जरूरी है। इसे हम नीट या नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजीनेसिस कहते हैं। मतलब जैसे सीढ़ियां चढ़ना या बागवानी करना। हाँ, विज्ञान रोजाना 8000 कदम चलने का लक्ष्य का समर्थन करता है, लेकिन इसे एक साथ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्रोत में इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल ब्रेकडाउन दिया है। मतलब 4000 कदम सुबह चल लीजिए, 2000 दोपहर के खाने के बाद और 2000 शाम को। और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है 3 मिनट की आदत। ये मुझे बहुत काम की लगी, क्योंकि आजकल हम सब घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं। तो ये 3 मिनट की आदत कैसे काम करती है? लगातार बैठना हमारे मेटाबॉलिज्म को सेल्यूलर लेवल पर धीमा कर देता है। जब हम घंटों बैठे रहते हैं तो पैरों की मांसपेशियों में एक एंजाइम होता है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज। उसका उत्पादन लगभग बंद हो जाता है। ओके, और ये एंजाइम करता क्या है? ये एंजाइम खून से फैट को निकालकर उसे ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो हर 45 से 60 मिनट बैठने के बाद अगर आप सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए उठकर स्ट्रेच करें या थोड़ा चल लें तो वो एंजाइम वापस एक्टिव हो जाता है। मतलब ये मेटाबॉलिक स्लो डाउन को तोड़ने का एक मैकेनिकल स्विच है, सिर्फ 3 मिनट में। हाँ, और इसके अलावा 40 की उम्र के बाद एक प्राकृतिक बदलाव आता है जिसे सार्कोपीनिया कहते हैं, यानी मांसपेशियों का कम होना। इसे रोकने के लिए हफ्ते में 2 दिन सामान्य स्ट्रेंथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जैसे पुशअप्स या स्क्वाट्स। बिल्कुल।
क्योंकि मांसपेशियां सिर्फ शरीर को ढांचा नहीं देती, वे एक एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह काम करती हैं। स्वस्थ मांसपेशियां ब्लड से एक्स्ट्रा शुगर को सोख लेती हैं। सेलिब्रिटीज इसी अनुशासित रूटीन को फॉलो करते हैं। तो शरीर को थकाने के बाद अब उसकी मरम्मत यानी रिकवरी कैसे होती है? मुझे लगता है ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा हिस्सा है। मैं नींद की बात कर रहा हूँ। नींद को अक्सर लोग बस आराम समझते हैं, लेकिन जब हम रात 11 बजे से पहले सोते हैं और गहरी नींद में जाते हैं तो हमारे दिमाग का ग्लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। ये ग्लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? क्या इसे किसी शहर के म्यूनिसिपल क्लीनिंग सिस्टम की तरह देखा जा सकता है जो रात में सड़कें साफ करता है? हाँ, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दिन भर सोचने के दौरान दिमाग की कोशिकाओं के बीच कुछ टॉक्सिक प्रोटीन्स जमा हो जाते हैं, जैसे कि बीटा एमिलोइड। नींद के दौरान ग्लिम्फेटिक सिस्टम स्पाइनल फ्लूइड को पंप करके इन प्रोटीन्स को फ्लश आउट करता है। तो अगर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही है तो मतलब शहर की सफाई बीच में ही रुक गई। बिल्कुल, और कचरा दिमाग में जमा होने लगता है जो आगे चलकर अल्जाइमर का कारण बन सकता है। बाप रे। और रिकवरी को रोकने वाला एक और विलन है तनाव। हम सोचते हैं स्ट्रेस सिर्फ दिमाग में है, लेकिन स्रोत बताता है कि तनाव प्रबंधन के लिए किसी जटिल मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट। हाँ, सिर्फ 5 मिनट गहरी सांसें यानी प्राणायाम और 5 मिनट शांत बैठना। ये छोटी सी गतिविधि कॉर्टिसोल को कम करके दिल की रक्षा कैसे करती है? देखिए, तनाव में हमारा नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में होता है, जिससे कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल हमारे क्रोमोसोम्स के सिरों पर मौजूद टीलोमेयर्स को तेजी से छोटा करता है। टीलोमेयर्स छोटे होंगे तो कोशिकाएं जल्दी मरेंगी। तो गहरी सांसें लेने से क्या होता है? गहरी सांसें सीधे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं, जो शरीर को सिग्नल देता है कि सब सुरक्षित है और कॉर्टिसोल तुरंत गिर जाता है। अमेजिंग। लेकिन इन सब के अलावा लंबी उम्र के लिए एक और बड़ा नजरिया है इकिगाई, यानी जीवन का उद्देश्य। और मजबूत सामाजिक रिश्ते। अकेलेपन का खतरा स्मोकिंग जितना है, आपको पता है? हाँ, स्रोत में ये देखकर मैं हैरान रह गया कि अकेलापन मौत के जोखिम को उतना ही बढ़ाता है जितना कि रोज 15 सिगरेट पीना। क्योंकि इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के अनुसार इंसान कबीलों में रहने के लिए बना है। परिवार के साथ जुड़ाव होना उतना ही जरूरी है जितना एक्सरसाइज। तो क्या ये साधारण आदतें सच में उम्र बढ़ाती हैं? हार्वर्ड और WHO के महाअध्ययन क्या कहते हैं? हार्वर्ड का अध्ययन 1,20,000 लोगों पर 34 साल तक चला। उन्होंने देखा कि 5 आदतें, सही डाइट, एक्सरसाइज, सही वजन, नो स्मोकिंग और सीमित अल्कोहल अपनाने से महिलाओं के जीवन में 14 साल और पुरुषों के जीवन में 12 साल जुड़ गए। और 2023 का जो 7 लाख लोगों का अध्ययन है वो तो कहता है कि 8 आदतें अपनाने से 22 से 23 साल जुड़ सकते हैं। कोई जादू नहीं, विज्ञान है। बिल्कुल, निष्कर्ष यही है कि 100 साल जीना परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये कंसिस्टेंसी के बारे में है। तो इस चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि 40 के बाद लंबी उम्र का रहस्य कोई महंगी दवा नहीं, बल्कि प्लांट बेस्ड खाना, रोज चलना, अच्छी नींद, कम तनाव और अपनों का साथ है। एकदम सही। लेकिन जाते जाते स्रोत में छिपे एक दिलचस्प संकेत पर ध्यान देना जरूरी है। असली 100 साल जीने वाले भारतीयों की 7 आदतें आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल से बिल्कुल अलग है। तो सोचने वाली बात यह है कि हम अपनी किस आधुनिक सुविधा की कीमत अपनी उम्र के सालों से चुका रहे हैं? क्या सुविधा के बदले हम अपनी उम्र दांव पर लगा रहे हैं? ये सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार है।